नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि दिल्ली में सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज दूसरा दिन है और जिसमें कि केंद्रीय मंत्रियों के साथ उनकी अहम बैठक जो है आज होने वाली है, जिसमें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी केंद्रीय मंत्रियों के साथ वार्ता करेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि राज्य से जुड़े मुद्दों पर अहम चर्चा होने की आशंकाएं जताई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज दूसरा दिन है दिल्ली दौरे का, जिसमें कि निरंतर उनके द्वारा जो है केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की जा रही है। और इसी बीच आपको बता दें कि आज भी उनके द्वारा कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की जाएगी और राज्य से जुड़े तमाम मुद्दों पर उनकी ओर से विचार विमर्श किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली में सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से आज जो है उनके दौरे का दूसरा दिन है और जिसमें कि केंद्रीय मंत्रियों के साथ उनकी अहम बैठक की आशंकाएं जताई जा रही हैं और जिसमें कि आपको बता दें कि कई अहम विषयों पर उनकी ओर से चर्चा की जाएगी। तो साथ ही साथ बताते चले कि जिस तरीके से उत्तराखंड की बात की जाए तो जो बीते हुए दिनों की बात की जाए, आपदाग्रस्त जो है काफी इलाके रहे हैं और जिसमें कि आपदा का दंश उत्तराखंड ने झेला है और ऐसे ही तमाम मुद्दों पर आज केंद्रीय मंत्रियों के सामने वे विचार विमर्श कर सकते हैं। और हो सकता है कि केंद्र से जिस तरीके से केंद्रीय मंत्रियों से उनकी मुलाकात की जा रही है, हो सकता है कि केंद्र की ओर से कोई सहायता भी राज्य सरकार को मिल सके। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ अभय कैंतुरे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो अभय जी, जिस तरीके से आज सीएम पुष्कर सिंह धामी के दौरे का जो दिल्ली दौरा है उसका दूसरा दिन है, क्या कुछ आज होगा, क्या कुछ मीटिंग्स होंगी या फिर किन केंद्रीय मंत्रियों से भी आज मिल सकते हैं? अभय जी। बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है। केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात का आज का दिन यहाँ पर मुख्यमंत्री की तरफ से रखा गया है, जिसमें केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे और जो राज्य से जुड़े हुए जो विषय है, राज्य से जुड़ी जो मांगे हैं, उन मांगों पर विस्तृत चर्चा मुख्यमंत्री की तरफ से केंद्रीय मंत्रियों के साथ यहाँ पर की जाएगी। उत्तराखंड राज्य को इस समय विकास के पथ पर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इसके लिए जरूरी है कि केंद्र का जो सहयोग है वो राज्य को मिलता रहे। केंद्र की जो विकास की जो योजना है वो योजना राज्य के लिए कितने महत्वपूर्ण है, उसके लिए जरूरी है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जो आश्वासन पूर्व में केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से दिए गए थे वो आश्वासन अब धरातल पर उतर सके और विकास की योजनाओं का लाभ राज्य की जनता से मिल सके। इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरी कार्य योजना बनाकर दिल्ली के दौरे पर हैं और जैसे ही केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुलाकात यहाँ पर करेंगे तो उम्मीद ये कर सकते हैं कि उत्तराखंड की जो जनता है उनको जल्द ही कुछ और बड़ी सौगातें यहाँ पर मिल सकती है। मुख्यमंत्री की तरफ से मुख्यमंत्री के साथ जो अधिकारी यहाँ पर मौजूद है उनकी तरफ से अपने अपने विभागों से जो प्रस्ताव है वो यहाँ पर मुख्यमंत्री को दिए गए हैं और उन्हीं प्रस्तावों को आज मुख्यमंत्री के द्वारा केंद्रीय मंत्रियों के सम्मुख रखने का काम यहाँ पर किया जाएगा। तो ये कहा जा सकता है कि लगातार जो प्रयास है, जो राज्य सरकार की जो कोशिश है, उस कोशिशों को पूर्ण करने में यहाँ पर आज सरकार जुटती नजर आ रही है। उम्मीद भी कर सकते हैं कि आज केंद्रीय मंत्रियों से जो मुलाकात यहाँ पर होगी तो उनके जो आश्वासन होंगे वो विकास की योजनाओं के रूप में राज्य को मिलते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। आप तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नई दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से शिष्टाचार की भेंट की। आपको बता दें कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उपराष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालने पर उन्हें हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं भी दी। तो वहीं बताते चले कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मुलाकात को सौहार्दपूर्ण बताया है और कहा है कि देश के लिए उपराष्ट्रपति का योगदान महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस पद पर राधाकृष्णन के सफल कार्यालय और कार्यकाल की भी कामना की। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर देहरादून से है, जहां देहरादून समेत प्रदेश को इस वर्ष कई आपदाओं का सामना करना पड़ा और जिससे कि प्रशासनिक और सामाजिक कार्य प्रभावित हुए हैं। बताते चले कि आपदाओं के दौर के बाद अब सरकार जनजीवन को पटरी पर लाने की
जो लगातार उनकी ओर से जो है प्रयास किए जा रहे हैं। और इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता के द्वार कार्यक्रम को बड़े स्तर पर पुनः शुरू करने की घोषणा की है। बताते चले कि इस अभियान का उद्देश्य गांव-गांव और घर-घर जाकर जनता की समस्याओं को सुनना और उनका समाधान करना है। तो वहीं प्रदेश के बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सुरेश जोशी ने इस पर जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री के इस पहल को उनकी सराहना की है, और जिसमें कि आपको बता दें कि उनकी ओर से तमाम जानकारी भी दी गई। तो वहीं आपको बता दें कि स्वदेशी अपनाओ, जीएसटी महोत्सव जैसे अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तो ये तमाम जो जानकारी है उनकी ओर से दी गई है, और ये सभी कार्यक्रम जनता तक पार्टी की नीतियों और योजनाओं को पहुंचाने के माध्यम है। उन्होंने यह भी कहा कि जनता के द्वार कार्यक्रम भी इसी श्रृंखला का हिस्सा है, और जिससे कि प्रदेश की जनता को सीधा लाभ मिलेगा। यह पहल जनता के साथ सरकार के संवाद और समस्याओं के समाधान की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। हम लोगों के इस तरह के कार्यक्रम संगठनात्मक रूप से भी चलते रहते हैं। अभी हमारी जो आत्मनिर्भर भारत का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, उसमें हमारी कार्यशालाएं हो रही हैं, और स्वदेशी का हमारा जो संकल्प है उसको लेकर के हमारे कार्यकर्ता बूथ स्तर तक जा रहे हैं। उसी तरह जब जीएसटी का भी मामला आया था, जीएसटी 2 का, तो उसमें हम लोगों ने जीएसटी के विषय को लेकर के कितने हम लोगों ने दरों में कमी की है, किससे कितना हमारी महंगाई दर घटेगी, ये सब विषयों को लेकर के भी जनता के बीच में हम लोग गए हैं। इसी तरह से सरकार के भी कार्यक्रम हैं, हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, नगर निगम के मेयर हैं, नगर पालिकाओं के चेयरमैन हैं, पंचायतों के चेयरमैन हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर है, जहाँ जहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में सब लोग काम कर रहे हैं। और उसी की कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आपने जैसे कहा कि जनता के द्वार जो है कि कार्यक्रम, सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम फिर चलना है, तो वो कार्यक्रम भी चलेगा, तो निश्चित तौर पर उससे बहुत बड़ा लाभ जो है उत्तराखंड की जनता को हो। खबरों में आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर गीता खन्ना की अध्यक्षता में फिकी फ्लो उत्तराखंड ने अपनी 2 दिवसीय बहुप्रशिक्षित प्रमुख बाजार फ्लो ट्रेड और फेयर एंड बाजार का 9वां सीजन आयोजित किया है। बता दें कि इस आयोजन में महिला उद्यमियों और शिल्पकारों के साथ साथ स्थानीय व्यवसायों को एक मंच पर लाकर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का भी उत्सव मनाया गया। तो वहीं कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं की आत्मनिर्भरता, वित्तीय स्वतंत्रता और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। इस भव्य समारोह का उद्घाटन मुख्यमंत्री आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का उद्घाटन जो है वो गीता धामी के द्वारा किया गया है, और जिसमें कि उन्होंने इस पहल को महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। तो वहीं फ्लो ट्रेड फेयर ने स्थानीय प्रतिभाओं को बढ़ावा देने और महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का उद्देश्य भी रखा गया, और जिससे कि उनकी स्थिति में स्थायी बदलाव भी आ सकेगा। इंद्र देवता की बहुत कृपा हो रही थी, इसलिए हमने सभी आयोजन अंदर भी कर दिए हैं शिफ्ट, और सभी से मेरा आह्वान रहेगा कि आइए, खूब सारा जानिए, अपने बिजनेस प्रमोशन के अपॉर्चुनिटीज ढूंढिए और थैले भर भर के शॉपिंग कीजिए। देखिए, फिक्की फ्लो उत्तराखंड चैप्टर के द्वारा जो ये यहाँ पर प्रोग्राम आयोजित किया गया है, ये बहुत ही सुंदर, और मैं समझती हूँ कि हमारी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर हमारी महिला उद्यमी और एंटरप्रेन्योर्स, हमारी जो आर्टिसंस हैं, यहाँ एक उचित माध्यम उनको मिला है। और जितने भी हमारे प्रदेश और देश भर की महिलाएं हैं, आज हम सभी लोग कह सकते हैं कि वे अपनी मेहनत, अपने परिश्रम से, अपनी योग्यताओं से निखर करके आ रही हैं, चाहे घर गृहस्थी हो या फिर हर तरह से इस प्रदेश को आर्थिकी रूप से भी मजबूत करने का काम कर रही हैं, इस देश को मजबूत करने का काम कर रही हैं। हर जगह हम महिलाओं की भागीदारी बढ़ चढ़ के आगे देख रहे हैं, और बहुत सुंदर जो उनकी कारीगरी है, जो उनकी योग्यता है, उनके द्वारा बनाए गए हस्तनिर्मित उत्पाद हैं। आज सरकार हो या हमारी संस्थाएं हो, सब मिलकर के उनको सहयोग कर रही हैं, और मैं समझती हूँ कि ये सभी महिलाएं औरों के लिए भी प्रेरणा की स्रोत हैं, जो अनेकों स्थान से आई हुई हैं। और हमारे इंटीरियर एरियाज की लेडीज भी जो है आज अपने आप को बहुत
गौरवान्वित महसूस करती हैं कि उनके द्वारा जो हस्तनिर्मित उत्पाद हैं वो अपनी एक पहचान बना रही हैं। मेरी सभी को बहुत शुभकामनाएं हैं। फिक्की फ्लो के द्वारा ये आयोजन करना वाकई जो है उनके लिए एक बड़ा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में राज्यपाल ने अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक को मंजूरी दे दी है और जिसके तहत प्रदेश के सभी मदरसों को अब उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त करना बेहद ही आवश्यक होगा। आपको बता दें कि इस विधेयक का उद्देश्य मदरसों की शिक्षा पद्धति को मुख्यधारा से जोड़ना है और सुधारना भी बताया जा रहा है। हालांकि आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस इस फैसले से नाराज दिख रही है। कांग्रेस के सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा ने इस पर कहा कि मदरसों में बदलाव की जरूरत तो है, लेकिन बीजेपी सरकार केवल हिंदू मुस्लिम राजनीति में उलझी हुई है और शिक्षा प्रणाली को नुकसान पहुंचा रही है। उन्होंने बीजेपी पर केवल सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का आरोप लगाया, तो वहीं कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने भी पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी पुराने मिकाले और गुलामी युग की शिक्षा प्रणाली को लागू कराना चाहती है। उन्होंने यह भी कहा कि एक विधानसभा और एक जो भी संविधान के अनुसार सभी धर्मों और वर्गों के लिए समान होगा, वही कानून होने चाहिए। उत्तराखंड कांग्रेस में नई कार्यकारिणी बनाने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। आपको बता दें कि पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा ने जानकारी दी है कि ऑब्जर्वर की रिपोर्ट मिल चुकी है और जहां पर अब उसे पार्टी संगठन और हाईकमान स्तर पर विचार किया जाएगा। बताते चले कि इस रिपोर्ट के आधार पर जल्द ही जिलों की कार्यकारिणी और प्रदेश की कार्यकारिणी की सूची जारी की जाएगी और इससे पार्टी के संगठन को मजबूती मिलेगी, तो वहीं आगामी चुनावों के लिए रणनीति तैयार होगी। बताते चले कि सुरेंद्र शर्मा ने यह भी कहा है कि पार्टी संगठन को विस्तार देने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं ताकि सभी क्षेत्रों में संतुलित प्रतिनिधित्व हो सके। तो वही पार्टी कार्यकारिणी के गठन के बाद कांग्रेस उत्तराखंड में अपनी कार्यकुशलता बढ़ाकर राजनीतिक रूप से मजबूत स्थिति हासिल करने की दिशा में यह कदम बढ़ाएगी। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही जब संगठन के महत्वपूर्ण पद आते हैं उसमें सभी को प्रतिनिधित्व मिले, एक परफेक्ट और पारदर्शिता के साथ इसका सिलेक्शन प्रोसेस हो, उसी को देखते हुए यहाँ ऑब्जर्वर्स लगाए थे एआईसीसी ने। वो ऑब्जर्वर्स अगर आप लिस्ट देखोगे तो कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता थे, उसमें से एमपीज थे, फॉर्मर पीसीसी प्रेसिडेंट्स थे, सीएलपीज थे, कांग्रेस पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता थे। वो लोग उत्तराखंड में आए, उन्होंने ब्लॉक स्तर पर मीटिंगें ली, सभी कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से, नेताओं से सबसे बात किया। पार्टी के बाहर भी जो सामाजिक ग्रुप होते हैं, सामाजिक संगठन होते हैं, सिविल सोसाइटीज़ होती है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, महिला ग्रुप है, हमारे वन मंडल है, उनसे सबसे कंसल्ट किया। सबकी राय के बाद उन लोगों ने अपनी रिपोर्ट बनाई और ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट पे हम बहुत जल्द जिलाध्यक्षों का, क्योंकि दिल्ली में उनका एक 1-to-1 मीटिंग होना है, ऑब्जर्वर्स ने जो रिपोर्ट सबमिट किया वो सब होने के बाद इसको बहुत जल्दी, मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद दिवाली से पहले ये निकले। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर केदारनाथ से है, जहां पर सोना चोरी विवाद पर गढ़वाल कमिश्नर की रिपोर्ट पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने सही और पारदर्शी उन्हें पूरे तरीके से बताया। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस को पहले तय करना चाहिए कि वे किस जांच पर भरोसा करती है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बीकेटीसी के एक स्वतंत्र संस्था है और जिसकी रिपोर्ट पहले भी आ चुकी है और इसके बाद कांग्रेस की सीबीआई जांच की मांग को उन्होंने अविश्वास फैलाने की कोशिश बताया। उन्होंने यह भी कहा है कि कांग्रेस के द्वारा केदारनाथ धाम और वहां के श्रद्धालुओं पर अविश्वास का माहौल बनाना ठीक नहीं है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का साफ तौर पर मानना है कि विवाद को राजनीतिक रंग देने की बजाय पूरी तरह से जांच रिपोर्ट को सम्मान देना चाहिए और इस विवाद पर कांग्रेस की मांगों को बीजेपी ने असमय और अनुचित करार दिया है। देखिए, स्पष्ट हो चुका है, कांग्रेस हर बात, कभी तो कांग्रेस नेता स्पष्ट करे कि सीबीआई जांच के खिलाफ कब से बोलना बंद करेंगे। हम लोग जिसकी आवश्यकता जिस रूप में होती है सरकार उसकी जांच कराती है, बहुत स्पष्ट हो चुका है। इस प्रकार कोई घटना उसमें हुई नहीं है और
संबंधित, क्योंकि वो स्वतंत्र इकाई है, बद्री केदार मंदिर समिति स्वतंत्र इकाई है, उसने अपनी जांच के माध्यम से चीज़ों को, तथ्यों को सबके सम्मुख रखा है और जो जांच हो रही है उसकी रिपोर्ट भी अब सब सार्वजनिक कर दी गई है। इस प्रकार की बात कर कांग्रेस केवल एक अविश्वास का वातावरण खड़ा करना चाहती है। अब बाबा केदार के प्रति जिनकी आस्था है उस पर प्रश्न खड़ा करने का काम। खबर देहरादून से ही है, जहां बरसात थमते ही जिला प्रशासन ने रिकॉर्ड समय में आपदाग्रस्त क्षेत्रों बटोली को पुनः सड़क से जोड़ दिया है। आपको बता दें कि केवल 7 दिन के भीतर सड़क संपर्क बहाल होने में से अब पूरे तरीके से गांव तक वाहन पहुंचने लगे हैं और जिससे कि ग्रामीणों की परेशानियों में काफी कमी आई है। यह भी बताते चलें कि सहसपुर ब्लॉक की मिसराज पट्टी के सुदूरवर्ती गांव बटोली का मार्ग अतिवृष्टि के कारण टूट गया था और जहां जिलाधिकारी सविन बंसल ने 11 जुलाई को खुद मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लिया और क्षेत्रवासियों की विद्युत व पेयजल की जैसी पुरानी समस्याओं को भी 1 सप्ताह के अंदर हल करने का वादा किया था। तो वहीं आपको बता दें कि जिन्हें उन्होंने समय से पहले ही पूरा कर दिया है और जहां डीएम के निर्देश पर 2.19 लाख विद्युत लाइन की स्थायी मरम्मत के लिए और साथ ही साथ 3.79 लाख पेयजल लाइन के विस्तार के लिए जारी किए गए। तो वहीं आपको यह भी बता दें कि प्रभावित परिवारों को 4,000 प्रति माह की दर से 3 माह की एडवांस राहत राशि भी प्रदान की गई है। अब खबर हरिद्वार से है, जहां औषधि नियंत्रण विभाग ने खांसी की दवाओं विशेषकर के कफ सिरप की गुणवत्ता जांच को और भी तेज कर दिया है। आपको बताते चले कि वरिष्ठ ड्रग्स के इंस्पेक्टर अनीता भारती के नेतृत्व में ज्वालापुर क्षेत्र के कई मेडिकल स्टोर्स का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान टीम ने स्टॉक रजिस्टर के साथ साथ बिलिंग रिकॉर्ड और एक्सपायरी डेट और सैंपलिंग की भी जाँच की। बता दें कि 7 नए नमूने सेंट्रल लैब में भेजे गए हैं और जहां अनीता भाटी ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार के अपर आयुक्त के निर्देशानुसार कोई भी दूषित कफ सिरप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सभी नमूनों की जांच सरकारी प्रयोगशालाओं में की जाएगी। उन्होंने जनता से अपील की है कि दवा लेने से पहले डॉक्टर की सलाह अवश्य लें, खासकर कि बच्चों के लिए। तो वहीं आपको बता दें कि ड्रग्स इंस्पेक्टर मेघा ने भी मेडिकल स्टोर्स और डॉक्टरों को चेतावनी दी है कि बिना पर्ची के दवा की बिक्री नहीं की जाए। उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं विभाग जनता से भी अनुरोध कर रहा है कि किसी भी संदिग्ध दवा की सूचना तुरंत दे और यह अभियान हरिद्वार से शुरू होकर पूरे राज्य में फैलाया जाएगा ताकि दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। तो वहीं जनता भी सुरक्षित रहे। हमारे अपर आयुक्त ने भी, जैसा कि उन्होंने भी अपने स्तर पर भी पूरा जो है लोगों को आगाह किया है और पूरे प्रदेश भर में। और अगर मैं बात करती हूँ अपने ज़िले की, तो हमारे द्वारा अब तक लगभग जो है 22 सैंपल हमारे इंस्पेक्टर हमारे द्वारा और इसके अतिरिक्त जो है 7 सैंपल हमारे जो है सेंट्रल द्वारा उठाए गए हैं कंपनियों से और जो राज्य की परीक्षण हेतु भेजे गए हैं। और जो जितने भी कफ सिरप हैं, जितने भी मेडिकल स्टोर हैं, जो होलसेलर हैं, गैर सरकारी और सरकारी जितने हॉस्पिटल हैं, उन लोगों से हमारे द्वारा सैंपल लिए जा रहे हैं। और साथ ही साथ जो है हम ये भी जनता से कहना चाह रहे हैं, हमारी ये भी बात ज़रूरी है कि लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कफ सिरप जो होता है वो 2 टाइप से होता है, एक सॉल्वेंट बेस होता है, एक शुगर बेस होता है। अगर वो सॉल्वेंट बेस है तो उसमें डीजी और पीजी का जो होता है सॉर्बिटॉल वगैरह मिला रहता है, तो वहाँ पे इम्प्योरिटीज ज़्यादा होती हैं। तो कुछ लोगों द्वारा वो इम्प्योरिटीज की टेस्टिंग सही तरीके से ना होने की वजह से ये मार्केट में जो सैंपल आए गए उसकी वजह से ये हादसे हुए हैं। तो इस चीज़ को पूर्णतया रोकने का जो है हमारे स्टेट में ऐसी कोई घटना ना हो, हमारे द्वारा जो है पूर्ण तरीके से इस पर जो है कार्य किया जा रहा है। को चाहिए कि अगर बच्चों को कोई भी कफ सिरप वगैरह देना है तो डॉक्टर के परामर्श से ही दें और कोई भी दवा वैसे भी जो है बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं देनी चाहिए। बच्चों की डोज निर्धारित होती है, अगर बच्चों में अगर थोड़ा सा भी डोज अगर ज़्यादा हो जाती है तो वो उस पर बुरा इफेक्ट डाल सकती है। और साथ ही जो कुछ सिरप ऐसे होते हैं जो जैसा कि ये जो मेनली जो ये सिरप आया है कफ सिरप, ये बच्चों पर प्रोहिबिटेड था, बट उस डॉक्टर द्वारा अगर ये सिरप दिया गया है तो ये गलत है और डॉक्टरों को भी इस पर सावधानी बरतनी होगी कि कौन सी डोज और कौन सा किस तरीके से देनी है और कौन सी दवा बच्चों को नहीं देनी है, ये पेशेंट को समझाना भी होगा और तरीके से। अब खबर ऋषिकेश से है, जहां त्योहारी सीजन की तैयारियों के बीच खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि सूचना के आधार पर टीम ने छापा मारकर एक सप्लायर को पकड़ा है जो कि हरिद्वार ऋषिकेश
और डोईवाला में दूध, घी और मक्खन की सप्लाई कर रहा था। चौंकाने वाली बात यह रही है कि आरोपी भारतीय किसान यूनियन का उपाध्यक्ष था और अपनी बोर्ड लगी हुई गाड़ी की मिलावट माल सप्लाई कर रहा था, जिसमें कि आपको बता दें कि छापेमारी में विभाग ने करीब 5 क्विंटल क्रीम के साथ साथ 40 किलो घी, 50 किलो मिल्क पाउडर भी जब्त किया है। सभी सैंपल जांच के लिए लैब भेज दिए गए हैं। तो वहीं बता दें कि डिप्टी कमिश्नर फूड सेफ्टी RS रावत ने जानकारी दी है कि पूरे सप्लाई नेटवर्क की कड़ी निगरानी की जा रही है और जल्द ही अन्य दोषी सप्लायरों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। खबर देहरादून से है, जहां बच्चों की गुमशुदगी और रिकवरी को लेकर पुलिस और बाल संरक्षण आयोग की संयुक्त टिप्पणियां सामने आई हैं। बताते चले कि NCRB की रिपोर्ट का हवाला देते हुए IG कानून व्यवस्था नीलेश आनंद भंडे ने उत्तराखंड पुलिस के प्रदर्शन को सराहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में गुमशुदा बच्चों को ढूंढने में पुलिस ने उल्लेखनीय कार्य किया है और इसी मुद्दे पर बाल संरक्षण आयोग भी उत्तराखंड की अध्यक्षता गीता खन्ना ने यह जानकारी दी है कि उन्होंने रिपोर्ट आने से पहले ही पुलिस से बच्चों के गायब होने पर सवाल किए थे। तो वहीं पुलिस ने स्पष्टीकरण दिया है कि गुमशुदा माने गए बच्चों को कई ऐसे भी थे जो कि बिना बताए घूमने चले गए थे और कुछ घंटों में मिल भी गए थे और ऐसे मामलों में भी रिपोर्ट में जो है उनको पूरे तरीके से शामिल किया गया है, जिससे कि गुमशुदा मामलों की संख्या अधिक प्रतीत हो रही है। और इसके बावजूद आपको बता दें कि पुलिस ने बच्चों की जो बरामदगी है और शीघ्र ही वापसी में भी काफी सक्रियता दिखाई है और जिससे कि बाल संरक्षण व्यवस्था में भरोसा बढ़ा है। दोनों अधिकारियों ने इस दिशा में निरंतर सतर्कता बनाए रखने की भी बात कही। आज सवाल पूछ रहे हैं जब रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में है, पर जब ये NCRB की रिपोर्ट आई थी तभी मैंने सवाल पूछा था सरकार से, पुलिस से, कि ऐसा कैसे हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं हमारे बच्चे। और उसके लिए एक बहुत बृहद कार्यशाला फिर आयोजित की गई, जिसमें मुझे पूरी रिपोर्ट नीलेश बरने की और उनकी पूरी टीम ने वो रिपोर्ट दी। तो क्या हो रहा है, बच्चे रूट के, लड़के एडवेंचर के लिए, जैसे पहाड़ के बच्चे को बस मसूरी आना है, यहाँ वाले को हरिद्वार तक जाकर देखना है, किसी को फेसबुक के फ्रेंड से मिलने जाना है, ऐसे करके बच्चे निकल जाते हैं। अब जब शाम तक बच्चा नहीं आता या 2-4 घंटे स्कूल में नहीं है, दोस्तों के पास नहीं, तो माता पिता गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा देते हैं और वो शाम तक रजिस्टर बन जाता है ना, वो रिपोर्ट शाम तक पूरे प्रदेश से पुलिस मुख्यालय में आ जाती है। लेकिन वो 4 घंटे बाद भी अगर रिकवर हो गया, 1 दिन बाद मिल गया, तो वो मिसिंग चाइल्ड वाली लाइन में तो आई गया। इसीलिए आपने देखा रिकवरी रेट भी हमारा 95% से ऊपर है। तो जो असली मिसिंग चिल्ड्रन है ये वो नहीं है, पर क्योंकि बाय डेफिनेशन एक बार रिपोर्ट आ गई और वो मिसिंग चाइल्ड में आ गया, तो इसके लिए सोशल मोबिलाइजेशन की और जागृति की जरूरत है कि हम बच्चों को समझा के रखें। लेकिन जितने भयानक ये NCRB के आंकड़ा जब हम आइसोलेशन में देखते हैं, वैसी वस्तुस्थिति। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।